इस लेक्चर का जो टॉपिक है आज का वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली ये एक डिवाइस है, ठीक है ना, जो कि करंट को मेजर करता है और इसमें हम कुछ चेंजेस करके इसे पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस, शॉर्ट में अगर हम बात करें कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस जिससे हम करंट और उसमें कुछ चेंजेस करके हम उसे एज अ पोटेंशियल मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में जो बेसिक फंक्शनिंग है कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है, तो हमें आज वही सीखना है। ठीक है, तो ये हमने गैल्वेनोमीटर के, ठीक है ना, एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम को बनाया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर हमने उस गैल्वेनोमीटर का एक साइड व्यू बनाया हुआ है और ये है हमारा गैल्वेनोमीटर का टॉप व्यू। साइड व्यू मतलब कि लाइक अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो हमने इसे साइड से देखा कि गैल्वेनोमीटर कैसा दिखेगा हमें, और टॉप व्यू का मतलब कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम टॉप से देखें तो वो कैसा दिखेगा। बेसिकली यहाँ पर ये दोनों अलग अलग फिगर्स बनाने के पीछे एक खास पर्पस, ताकि हम अपनी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। अब यहाँ पर पहले जो इस गैल्वेनोमीटर के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि किस पार्ट का क्या यूज है और इसकी फंक्शनिंग क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो मैग्नेट्स यूज किए। अगर आप साइड व्यू में देखें तो ये इस तरह से दिखेगा, और अगर टॉप व्यू से देखें तो ये मैग्नेट्स बेसिकली इस तरह के शेप में है। याद रखिए कि साइड व्यू में हमें ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख सकते हैं, बट ये रेक्टेंगुलर नहीं है, इसीलिए टॉप व्यू बनाया गया। तो हमें दिखेगा कि ये इस तरह से, देखिए ये इस तरह से, ये कर्व्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, एक पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में ये कर्व है। इसके पीछे रीजन है वो आगे समझा जाएगा, बट फिलहाल के लिए हमें जो समझना है कि ये जो दोनों मैग्नेट्स हैं, जिन्हें हम जनरली शू मैग्नेट भी कहते हैं, ये साइड व्यू में रेक्टेंगुलर दिख सकते हैं, लेकिन टॉप व्यू से देखें तो ये एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है। क्लियर? फिर यहां पर देखें, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में हमें कुछ दिख रहा है, जो कि यहाँ पे हमें टॉप में सर्कुलर दिखेगा। देखिए साइड व्यू में कैसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल, टॉप व्यू में ये कैसा दिखेगा हमें, एक सर्कुलर। तो बेसिकली ये एक सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या चीज है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये क्या चीज है, ये सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर हमने ये इस तरह से आपको दिखेगा, हमने देखी, इसीलिए एक दो लाइंस हम एक्स्ट्रा बना भी रहे हैं और कुछ लाइंस हमने पहले से भी बना रखी थी। ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये लाइंस क्या है, बेसिकली उस सॉफ्ट आयरन कोर पर हमने वायर को ऐसे वाइंड अप किया हुआ है। देखिए वायर्स को ऐसे वाइंड अप किया हुआ है, ये वायर्स ऐसे वाइंड अप है। अब ये कॉन्सेप्ट आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा होगा कि अगर वायर्स को हम ऐसे वाइंड अप करते हैं, क्लियर है, और उसमें करंट फ्लो करेंगे तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो उस पर एक टॉर्क लगता है। क्लियर? तो बेसिकली ये जो कॉइल्स हैं हमने इस तरह से वाइंड अप किया हुआ है। अगर हम इन कॉइल्स में करंट का फ्लो करें और ये कॉइल्स एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए जाएं तो इस पे एक टॉर्क लगेगा। अब इन्हें हमने सॉफ्ट आयरन कोर पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया है सो दैट कि यही इफेक्ट बढ़ जाए। ये आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ रखा होगा पीछे कि अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया जाता है तो ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, टॉर्क, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इन कॉइल्स को वाइंड अप करने के पीछे सिर्फ यही रीजन है। ठीक, अच्छा, अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप का ये जो ऑब्जेक्ट है सॉफ्ट आयरन को, ठीक है, ये देखिए बॉटम में यहाँ एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, जिसे मान लीजिए हमने नाम क्या दे दिया, एस, एक स्प्रिंग है, और ये बहुत ही लाइट वेट स्प्रिंग होती है। ये स्प्रिंग कैसी है, बहुत ही लाइट वेट स्प्रिंग है। और फिर ये देखिए टॉप में इस तरह से एक स्ट्रिप से होते हुए एक थ्रेड से ऐसे हैंग कर रहा है, और यहीं पर इसके साथ हमने एक ये एरो, यानी कि जिसे हम एरो का यूज करेंगे मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है ना, नीडल कह सकते हैं, ये ऐसे कनेक्टेड है। और देखिए ये इसके ऊपर क्या है, मीटर है, यानी जहां पर हमने कैलिब्रेट कर रखा होगा करंट के लिए।
या अगर हम इसी को पोटेंशियल मीटर की तरह यूज करेंगे तो पोटेंशियल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर पोटेंशियल लिखेंगे। मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा रोटेट करे तो अकॉर्डिंगली ये जो नीडल है ये भी रोटेट करेगी और इस नीडल के रोटेशन से हमें पता चलेगा कि रीडिंग्स कितनी है। ऐसे ही यहां पर ये भी जो है ये क्या है, नीडल। ये क्या है, नीडल। यानी नीडल की मेजरमेंट ही हमें बताएगी कि कितना करंट या फिर कितना पोटेंशियल यहां पर है। ठीक, अब जो इसका अगर हम बेसिक फंक्शनिंग की बात करें तो गैल्वेनोमीटर का जो बेसिक फंक्शन है वो किस चीज पर बेस्ड है, तो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कोई करंट फ्लो करें, एक कॉइल है, ठीक है, जो कि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर हम उसमें कोई करंट का फ्लो करें तो उस पर एक टॉर्क लगता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर ये कहा जाए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, और यहां पर एक करंट कैरिंग कॉइल ऐसे रखा हुआ है और इसमें हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स कई सारे हों, ऐसे हमने शो किया, और अगर इसमें हमने कोई करंट फ्लो कर दिया आई, तो इस कॉइल में इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने के कारण एक टॉर्क जनरेट होता है, जिस टॉर्क की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो क्या होती है, m क्रॉस b। कितनी वैल्यू होती है टॉर्क की वैल्यू, m क्रॉस b। m क्या चीज है, इस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। m क्या चीज है, इस करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी, और b क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि अगेन वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसी को हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू mv sin थीटा। अच्छा, m जैसा कि हमने देखा कि m क्या चीज है, हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो याद करें इसकी वैल्यू m इज इक्वल टू क्या होता है, NIA। क्या होता है, NIA। n क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, I क्या चीज है, करंट इन द कॉइल, और A क्या है, एरिया। A क्या चीज है, एरिया। ठीक है ना, और किसका एरिया है, इस कॉइल। अब आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी कि अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिखें तो A क्या चीज होता है, एरिया वेक्टर। ये क्या चीज होता है, एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन वही होता है जो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। हम स्केलर में बात कर रहे हैं। अब अगर हम ये m की वैल्यूज को यहाँ पर रखें, तो अगर हम m की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें m की वैल्यूज को पुट करेंगे तो NIA b sin थीटा, NIA b sin थीटा। तो यही हमारा बेसिक इक्वेशन है किसी भी गैल्वेनोमीटर की फंक्शनिंग के लिए। अब कैसे इस इक्वेशन से हम गैल्वेनोमीटर में करंट या फिर पोटेंशियल मेजर करेंगे ये देखते हैं। चलिए, मान लिया हमने कहा कि ये जो कॉइल इस सॉफ्ट आयरन कोर पर बाउंड की हुई है, ठीक है ना, लपेट दी गई है। मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। देखिए, चाहे टॉप व्यू में देखें चाहे साइड व्यू में, हमने ये जो सॉफ्ट आयरन कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स किए वो कितना होगा, n। इसमें हमने जो करंट फ्लो किया किसी भी एक कॉइल में अगर हम देख लें तो कितना करंट फ्लो कर दिया, मान लिया I। और ये जो कॉइल है, अगर मान लीजिए हम इस सॉफ्ट आयरन कोर को निकाल दें तो बेसिकली हमें इस तरह का एक शेप मिलेगा। देखें, अगर हम इमेजिन करें कि सॉफ्ट आयरन कोर नहीं है तो हमें इस तरह का एक शेप मिलेगा। तो इसका कुछ तो एरिया ए होगा, कुछ तो एरिया ए होगा जो कि हम मैथमेटिकली पता कर सकते हैं। तो ये एरिया इसी कॉइल का है। देखिए, अगर हम यहां से हटाएं तो ये एरिया है। बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वो एक मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा, तो ये जो हमने अलग से मैग्नेट्स यूज किए हुए हैं ये मैग्नेट्स ही हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देंगे। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है।
तो हम मान सकते हैं कि इस पूरे रीजन में, ठीक है ना, यहाँ पर दोनों व्यूज की बात करते हैं, चाहे साइड व्यू चाहे टॉप व्यू, तो इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। यानी कि हमने शू मैग्नेट की हेल्प से क्या क्रिएट कर लिया है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर ये करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अच्छा थीटा क्या है, तो थीटा किसके बीच का एंगल हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी अगर यहाँ इस इक्वेशन से बात करें तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, लेकिन अगर m की वैल्यू रख दी जाए, और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि a इज द एरिया वेक्टर, तो हम क्या कह सकते हैं कि थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड b, एरिया वेक्टर एंड b। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक खास पर्पस से ये शू मैग्नेट यूज किया है। क्यों इस तरह का, देखिए सर्कुलर आर्क शेप में, क्योंकि जब हमने इस सर्कुलर आर्क शेप में ये बार मैग्नेट यूज किया या शू मैग्नेट यूज किया, तो बेसिकली जो यहाँ पर देखिए हमने बनाया भी है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बनी वो रेडियल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो गई, रेडियल, क्योंकि सर्कुलर है। तो देखिए ये लाइन यहाँ से ऐसे गई, ये लाइन यहाँ से ऐसे और ये लाइन यहाँ से ऐसे, तो ये कैसा हो गया, रेडियल हो गया। इससे हमें फायदा क्या मिला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं रेडियल हैं, इसकी वजह से ये कॉइल किसी भी सिचुएशन में हो, ये कॉइल किसी भी सिचुएशन में हो, ये जो एंगल थीटा होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी हम क्या कहेंगे, ड्यू टू रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। थीटा हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री। इससे हमें फायदा क्या मिला थीटा को 90 डिग्री करके, अगर थीटा हमेशा 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू 90 रख लें, तो देखिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो टॉर्क इज इक्वल टू थीटा 90 अगर रख दिया जाए तो कितना आएगा, एन आई ए बी, कितना आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी, ये आ गया टॉर्क। क्लियर है क्या, देखिए, और यही रीजन था कि हमने इसे इस तरह से सर्कुलर आर्क शेप में यूज किया था। अगर कोई और शेप यूज करते तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल नहीं होती, तो ये थीटा की वैल्यू हमेशा 90 नहीं होती, और अगर हमेशा 90 नहीं होती तो ये फॉर्मूला हमारा हर बार चेंज होता। क्यों, क्योंकि एंगल चेंज होता रहता, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती, चेंज होती रहती। तो यहाँ पर हमें क्या बेनिफिट मिल गया कि टॉर्क हमेशा कांस्टेंट है। क्लियर है, टॉर्क की बात कर ली। तो अब सोचने वाली बात कि ठीक है हमने टॉर्क की बात कर ली, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस टॉर्क की वजह से ये नीडल कैसे फ्लक्चुएट करके हमें रीडिंग दे रही है। तो चलिए आप पहले इतना कॉपी करें टॉर्क तक, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन याद रखें क्योंकि अभी इसी इक्वेशन पे हम वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, चलो चलिए देखते हैं। अब सोचिए कि अगर इस कॉइल में हमने एक करंट आई फ्लो कराया तो यहां पर टॉर्क जनरेट हुआ, और कितना टॉर्क जनरेट हुआ, जैसा भी हमने देखा टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी। हम चाहें तो इस टॉर्क की कुछ मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। क्यों, एन क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो कितने टर्न्स हैं वो हमें पता है। आई कितनी करंट है, हालांकि वो अभी हमने क्या किया है, मान लेते हैं कि हमें पता है, अदरवाइज चेक करना है। ठीक है ना, ए क्या है, एरिया वेक्टर है, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने खुद ये मैग्नेट्स यूज किए हुए हैं तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब सोचिए जैसे ही यहाँ पर ये टॉर्क हुआ, वो टॉर्क क्या करेगा, इसे रोटेट करेगा। टॉर्क क्या करेगा, इसे, इस पूरे सिस्टम को इस तरह से कुछ, अगर ये है शू मैग्नेट तो ऐसे रोटेट करने की कोशिश की। अब आप इमेजिन करें कि अगर ये इस तरह से रोटेट हुआ, इस तरह से रोटेट हुआ, तो ये स्प्रिंग भी तो रोटेट होगी। अगर ये इस तरह से रोटेट हुआ तो ये स्प्रिंग भी क्या होगी, रोटेट। अब याद करें, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा टॉर्सियोनल पेंडुलम में, टॉर्सियोनल कांस्टेंट टाइप्स। क्या, अगर हमने ये लिया और इसे इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करी
तो रोटेट करने पर इसमें जो टॉर्क जनरेट हुआ, यहां पर जो टॉर्क जनरेट हुआ, मान लिया उसे हमने कहा स्प्रिंग टॉर्क, उसे मान लिया हमने क्या कहा स्प्रिंग टॉर्क। तो हम क्या कहते हैं कि जो स्प्रिंग टॉर्क है, और ये स्प्रिंग इमेजिन करें कि थीटा डिग्री रोटेट किया, कितना रोटेट किया थीटा, तो ये जो स्प्रिंग में टॉर्क जनरेट होता है वो थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। टॉर्सियनल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाना चाहें इस स्प्रिंग के लिए तो हम क्या लिखते हैं, स्प्रिंग टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, स्प्रिंग टॉर्क is equal to k theta, where k is torsional constant, where k is torsional constant, ठीक है। देखिए where k is torsional constant, ठीक है। तो देखिए ये जो कांस्टेंट के है ये हर ऑब्जेक्ट या हर मटेरियल के लिए अपना अलग अलग होता है और फिक्स होता है। यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ स्प्रिंग यूज करें तो हमें इस के की वैल्यू पता होगी, क्लियर। ये के हमारे लिए क्या है, नोन है। कैसे, जैसा मैंने कहा कि हर मटेरियल के बने हुए ऑब्जेक्ट या स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू यूनिक और अलग अलग है, और वो फिक्स है चूंकि, तो हमें पता है कि हम जो भी मटेरियल का यूज करेंगे उसके लिए के की वैल्यू क्या है हमें मालूम, क्लियर है। चलिए अब जरा समझते हैं। देखिए हमने जब इस कॉइल में करंट फ्लो किया तो यहाँ टॉर्क जनरेट हुआ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो उसे मान लिया हमने मैग्नेटिक टॉर्क कहा, इसे हमने क्या कह दिया, मान लिया मैग्नेटिक टॉर्क का। तो ये रोटेट करने की कोशिश किया। अब अगर ये रोटेट करने की कोशिश किया तो इसमें इसके अपोजिट टॉर्क जनरेट हुआ, क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग को वापस अपने पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क और स्प्रिंग की वजह से टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब सोचिए अगर हम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये जो मीटर है या ये जो नीडल है ये कहां पर जाके रुकेगी, जहां पर दोनों टॉर्क आपस में क्या हो, इक्वल, दोनों टॉर्क आपस में क्या हो जाए, इक्वल है। तो अगर हम देखें कि ये नीडल उस पोजीशन पे रुक रही है जहां दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हैं, तो हम जरा इन्हें इक्वेट कर देते हैं फिर। तो अगर हम इन्हें इक्वेट करें तो क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, NIAB, यानी कि टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग इज इक्वल टू के थीटा, इज इक्वल टू के थीटा। तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देखें I इज इक्वल टू K अपॉन NI नहीं है, NAB थीटा। I इज इक्वल टू NAB थीटा। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी गैल्वेनोमीटर के लिए, क्यों, क्योंकि देखें इस फॉर्मूले में I क्या है, जो कि हमें पता करना है कि कितनी करंट गैल्वेनोमीटर में हमने फ्लो करी, देखिए ये पता करना है, और इसकी वैल्यू हम चाहें तो यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कैसे पता करें, तो देखें K क्या चीज है, अभी हमने बात करी K इज टॉर्सियोनल कांस्टेंट, और जैसा मैंने कहा कि K टॉर्सियोनल कांस्टेंट है और चूंकि हर मटेरियल के लिए अलग अलग है, फिक्स है, तो हमने जो भी मटेरियल के लिए यूज करेंगे ये हमें पता होगा, क्लियर है, ये हमें क्या है पता होगा। यानी K हमारे लिए क्या है, नोन एज वेल एज कांस्टेंट, K हमारे लिए क्या है, नोन एज वेल एज कांस्टेंट। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो N भी हमें पता है। A क्या चीज है, एरिया ऑफ द कॉइल, अगेन नोन है। B मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने मैग्नेट्स यूज किए हुए हैं, ये मैग्नेट्स कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, वो B की वैल्यू। तो ये सारे के सारे चार टर्म्स हमें नोन है, और साथ ही साथ ये चार के चारों टर्म्स क्या है, कांस्टेंट, क्या है ये, कांस्टेंट है। इसीलिए इस टर्म को हम बोलते हैं K अपॉन
NAB इस टर्म का नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इस टर्म का नाम क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, K/NA। तो चलिए K/NAB कांस्टेंट हो गया, ठीक है, लेकिन थीटा तो हमें मालूम ही नहीं। तो सोचिए, अगर मान ले हमें थीटा कहीं से पता हो, मान लो, और ये जैसा हमने देखा हमें पता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और हर गैल्वेनोमीटर के लिए वैल्यू हमें पता है, तो अगर ये थीटा मालूम है और ये टर्म मालूम है तो करंट आई पता चल जाएगा। अब सोचते हैं कि थीटा हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली थीटा हमें बताया नहीं जाता है, ये मैन्युफैक्चर करते समय, इस गैल्वेनोमीटर को मैन्युफैक्चर करते समय प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन। तो कैलिब्रेट किया जाता है। ये जो मीटर है, ये देखिए, ये जो रीडिंग्स हैं यहाँ पे, इन्हें मैन्युफैक्चर करते समय कैलिब्रेट किया जाता है। लाइक ये डेटा हमें नोन है, ये डेटा हमें क्या है, नोन। अब जैसे मान लिया हमने कहा कि ये 0 एम्पियर, और ये मान लिया हमने कहा 10 एम्पियर। एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, ये 10 एम्पियर और ये 0 एम्पियर। तो जब ये स्केल बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर में नॉन करंट फ्लो करा दे। इस गैल्वेनोमीटर में क्या करना है, नॉन करंट फ्लो करा दे। कैसे? जब 0 करंट है तो ये जो नीडल है यहां पर आनी चाहिए। हमने सेटिंग करी कुछ कि ये 0 करंट पे नीडल हमेशा यहां पर है, क्लियर है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क और इस टॉर्सियनल का टॉर्क दोनों 0, ये मैग्नेटिक नीडल यहां पे। अब मान लिया हमने 1 एम्पियर करंट, नॉन 1 एम्पियर करंट फ्लो किया, तो नीडल जहां पर गई वहां पर हमने मार्क कर दिया कि कितना, 1 एम्पियर। फिर हमने 2 एम्पियर करंट फ्लो किया तो 2, और इस तरह से ग्रेजुअली अप टू मान लिया हमने 10 एम्पियर तक की करंट को फ्लो किया अपने गिवन गैल्वेनोमीटर में। तो ये नीडल जहां जहां फ्लक्चुएट करके गई वहां वहां हमने ये रीडिंग्स बनानी। तो बेसिकली ये जो रीडिंग्स हैं, रोटेशन ऑफ द नीडल, वही थीटा। तो ये हम मैन्युफैक्चर करते समय कैलिब्रेट कर देते हैं इस स्केल पर। तो अगर हमने ये इस गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए ये कैलिब्रेशन कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रोटेशन पे, कितने एंगल रोटेट करने पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4 अप टू 10 एम्पियर तक की करंट हमारे गैल्वेनोमीटर में है। और अगर एक बार हमने ये कैलिब्रेशन कर लिया और सारा का सारा सेटअप हमने कांस्टेंट रखा, तो अब हम कोई भी करंट फ्लो करें हमें करंट मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि सेटअप वही है, ये हमने ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ है। तो हम जो भी करंट फ्लो करेंगे, नीडल जितना फ्लक्चुएट करेगी वहां पे हमें दिख जाएगा कि कितना एम्पियर की करंट है। क्लियर है क्या? तो ये रहा बेसिक फॉर्मूला हमारे गैल्वेनोमीटर का, और ये क्या कहलाता है, हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्लियर है? एक चीज, अब ऐसे ही एक और टर्म इसमें आता है, आप इसे नोट करने पहले फिर आगे हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पॉज करें, नोट करें, ठीक है। चलो, अब ऐसे ही एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं हम उसे? सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, और कहीं कहीं इसे करंट सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कहीं कहीं? करंट सेंसिटिविटी। तो आप चाहे तो इसे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर भी कह सकते हैं, या करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। तो इसे डिफाइन कैसे किया गया देखते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, इसे डिफाइन किया गया is equal to, current sensitivity of a galvanometer is equal to rotation of galvanometer coil upon current in the coil।
देखिए इसे कहते क्या है, पहले समझें कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द रोटेशन परफॉर्म्ड बाय द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट इन द कॉइल। तो इसी चीज को हमने क्या लिखा, रोटेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल अपॉन करंट इन द कॉइल। और ये जो रोटेशन है, ये बेसिकली हम लिखते हैं थीटा के टर्म में। इस टर्म में थीटा, कि कितना रेडियन रोटेट किया अपॉन करंट इन द कॉइल, यानी हमने कॉइल में कितना करंट फ्लो किया, यानी कि आई। क्लियर है क्या हो गया, आई। और इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, यहां लिख देते हैं, करंट सेंसिटिविटी को लिखा जाता है आई सी, करंट सेंसिटिविटी आई सी नोटेशन है, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो आई सी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, थीटा अपॉन आई, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या आया हुआ था, आई इज इक्वल टू एन अपॉन के अपॉन एन ए बी थीटा, ये आएगा। तो यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा आई एन ए बी अपॉन के। क्या आएगा देखें, थीटा इज इक्वल टू आई एन ए बी अपॉन के। देखें थीटा इज इक्वल टू अपॉन आई, अपॉन, तो ये आई से आई कैंसल हो गया, यानी करंट सेंसिटिविटी आई सी कितनी आ गई, एन ए बी अपॉन के। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर कितनी आ गई, एन ए बी अपॉन के, ठीक है। अब देखिए ये समझने, हमने पढ़ तो लिया कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या है और उसका टर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली मतलब समझते हैं। एक्चुअल में जो करंट सेंसिटिविटी है किसी भी गैल्वेनोमीटर का, वो एक मेजरमेंट है, या हम कहें कि किसी गैल्वेनोमीटर की एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी, कि किसी गैल्वेनोमीटर में हम कितना कम से कम करंट फ्लो करें, उसके बावजूद हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द नीडल मिले। क्लियर हो रहा क्या क्या है, देखिए मान लिया हमने कहा कि हमने 1 एम्पियर की करंट फ्लो करी तो हमें डिफ्लेक्शन मिल गया, 2 एम्पियर की करंट फ्लो करी तो डिफ्लेक्शन मिल गया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 0.1 एम्पियर की करंट फ्लो किया जाए और हमें डिफ्लेक्शन मिल जाए। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि हमें 0.1 एम्पियर की करंट मेजर करना हो, इवन 0.01 एम्पियर करंट मेजर करना हो। यानी कि अगर हमारा गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव नहीं है, इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर मिनिमम वैल्यूज ऑफ करंट के लिए या कम से कम वैल्यूज ऑफ करंट के लिए हमें मेजरमेंट नहीं दे रहा है, तो फिर ऐसा गैल्वेनोमीटर हमारे किसी भी काम का नहीं, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार हमें लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मेजर करना हो, हमें स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी मेजर करना है। तो यही चीज हमें करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बताएगी कि हमें कम से कम करंट भी मेजर करना हो, ठीक है ना। तो हमें गैल्वेनोमीटर की क्या प्रॉपर्टीज मैनेज करनी चाहिए, तो जैसे देखिए करंट सेंसिटिविटी अगर हमें ज्यादा रखनी है, करंट सेंसिटिविटी आईसी, इसकी वैल्यू अगर हमें ज्यादा रखनी है, ज्यादा रखने का मतलब कि मिनिमम करंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए, तो क्या होना चाहिए, आई सी की वैल्यू ज्यादा रखने के लिए एन की वैल्यू ज्यादा कर दें, ठीक, ए की वैल्यू बढ़ा दें, ठीक, बी की वैल्यू बढ़ा दें, ठीक, या के की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, कम, डिनोमिनेटर कम तो वैल्यू ज्यादा। लेकिन आप देखें कि एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स की अपनी एक लिमिट है। लाइक कॉइल में हम 10 टर्न्स, 100 टर्न्स, 1000 टर्न्स कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक लिमिट है कि इस सॉफ्ट आयरन कोर पे हम कितने नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल यहाँ पर वाइंड करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 1 लाख टर्न, 2 लाख टर्न, 10 लाख टर्न्स तक वाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसके बारे में हमारे पास एक लिमिट है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ये एन की वैल्यू जो भी परमिसिबल लिमिट है वहां तक हम यूज कर लें। ए क्या है, एरिया वेक्टर। अगेन ये जो कॉइल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसके एरिया की भी अपनी कुछ ना कुछ लिमिट है, क्योंकि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो पोर्टेबल होना चाहिए। तो पोर्टेबिलिटी के लिए अगर हम देखें तो हमारे एरिया की एक लिमिट है कि कितना एरिया ऑफ कॉइल हम
दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही लार्ज एरिया यूज करें, तो हमारे गैल्वेनोमीटर में पोर्टेबिलिटी नहीं रह जाएगी, यानी इसके बारे में भी हमें एक बाउंडेशन। ऐसे ही बी, मैग्नेटिक फील्ड भी हम एक लिमिट तक ही रख सकते हैं, क्योंकि जो हम मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं इनकी भी अपनी एक लिमिट है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन एक चीज है लाइक कि ये क्या चीज था, याद करें, टॉर्सियनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, और ये किसी भी मटेरियल के लिए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि के की वैल्यू कम से कम रखी जाए। के की वैल्यू क्या रखी जाए? कम से कम, यानी कि इस स्प्रिंग के लिए हम एक ऐसा मटेरियल यूज करना चाहते हैं जिसके लिए टॉर्सियनल कांस्टेंट या के की वैल्यू क्या हो? कम हो। और ऐसा ही एक मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज, जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज। और इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए K is very small। इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए K क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। इसीलिए ये जो स्प्रिंग है इसे हम किस मटेरियल का यूज करते हैं? फॉस्फर ब्रॉन्ज का। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें कि हमें अपना गैल्वेनोमीटर अगर सेंसिटिव बनाना है, सेंसिटिव बनाने का मतलब कि कम से कम करंट में भी हमें, ठीक है ना, अच्छा खासा डिफ्लेक्शन नीडल में मिले, तो क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, लेकिन इसकी भी कोई अपनी एक लिमिट है। एरिया बढ़ा दें, अगेन इसकी लिमिट। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, इसकी भी अपनी लिमिट। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे? के की वैल्यू कम से कम रखेंगे, और सबसे कम जनरली हम मानते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज, इसलिए हम यूज करते हैं। तो सोचें, अगर ये तीन की तीन वैल्यूज मैक्सिमम और ये मिनिमम कर दिया जाए तो आईसी यानी करंट सेंसिटिविटी हमारी क्या हो जाएगी? मैक्सिमाइज हो जाएगी। और अगर करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमाइज हो गई तो कम से कम करंट में भी ये नीडल सफिशिएंट डिफ्लेक्शन देगा। और अगर कम से कम करंट में भी ये नीडल सफिशिएंट डिफ्लेक्शन देगा तो हम अपने गैल्वेनोमीटर से एक मिनिमम से मिनिमम मैग्नीट्यूड की करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा वर्किंग और थ्योरेटिकल पोर्शन किसका? आपके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, कि कैसे कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है। क्लियर है? थैंक यू।